सभी लोग उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे और मेहनत में लगे होंगे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हम 2013 का पीवाईक्यू पेपर देख रहे हैं इकोनॉमी का। ठीक है, हमने 2011 एंड 12 कंप्लीट कर लिया है। आज हम 2013 देखेंगे पूरा। मैं आप लोगों को पहले बता के चल रहा हूँ कि हम लॉजिकल प्लस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहे हैं। ठीक है, जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट अच्छे से कवर कर लिया है, जिस बच्चे ने कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर कर लिया है, वो ये क्वेश्चन लगाए। यहाँ पे उस कॉन्सेप्ट का रिवीजन भी हो जाएगा एंड ये भी पता चल जाएगा एग्जाम में क्वेश्चन करते टाइम क्या क्या लॉजिक हम या लॉजिकल बेस पर क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, आइए मैं आपको यहाँ एक स्टेटमेंट बताऊंगा हर क्वेश्चन की और उनके कॉन्सेप्ट भी देता रहूँगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। और प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोगों को यदि कंटेंट अच्छा लग रहा है, सीएससी गुरुकुल चैनल, ठीक है, पे आप सबका वेलकम है। चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है 2013 में आए हुए हैं। टोटल इसमें मेरे ख्याल से 10 क्वेश्चन है जो इकोनॉमी के आए थे। और आप देख रहे होंगे 2011 का आपने पेपर देखा, 12 का आपने पेपर देखा। आपको मैंने क्या दिखाया है कि सब कुछ क्या है, सब कुछ कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट पर आ रहे हैं। किस पर है? बेसिक कॉन्सेप्ट पर आपको क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। सिंपल सी बात है। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ इकोनॉमी में अब यदि आपको 10 क्वेश्चन मिल रहे हैं तो उसमें से 7 क्वेश्चन आपको बेसिक कॉन्सेप्ट मिलेंगे। जिस बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो 7 क्वेश्चन नहीं कर पाएगा। इसलिए किसी भी टाइप की करंट अफेयर पढ़ने से पहले, चाहे वो पीटी 465 हो, 75 हो, उसको पढ़ने से पहले आप प्लीज़ अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए, जब भी आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम लेते हुए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ ए कंट्री इज ए सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है, जिसको हम बोलते हैं बीओपी, ठीक है, वो सिस्टमेटिक रिकॉर्ड रखता है किन चीज़ों का? बताइए। स्टेटमेंट ए पढ़ते हैं। ऑल इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शंस ऑफ कंट्री ड्यूरिंग ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम ए नॉर्मली ए ईयर। ठीक है, ठीक है, हम इस स्टेटमेंट में यहाँ रुकते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। गुड्स एक्सपोर्टेड फ्रॉम ए कंट्री ड्यूरिंग ए ईयर। ठीक है, सिर्फ एक्सपोर्ट का डाटा रखेगा और किसी चीज़ का डाटा नहीं रखेगा, ना ही इम्पोर्ट का। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आओ। इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन द गवर्नमेंट कंट्री टू अनदर कंट्री। सिर्फ गवर्नमेंट का ही अनदर कंट्री के साथ जो जो ट्रांजेक्शन उसका ही ध्यान रखा जाएगा और किसी चीज़ का नहीं रखा जाएगा। कैपिटल मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री। ठीक है, सिर्फ कैपिटल मूवमेंट्स का। अब एक बात बताइए, मैं उम्मीद करता हूँ जो भी बच्चा मेरी ये वीडियो देख रहा है उसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। पहले सिंपल सी बात है, जिस बच्चे के बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और अभी तक नहीं किए हैं, तो मैंने आपको इकोनॉमी की प्ले लिस्ट बना के दी हुई है। उसमें 24 वीडियोस है। आप उनको 1.5 की स्पीड से जाके देखिए, आपको खुद पता चल जाएगा कि बीओपी में क्या क्या है। और जिस बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है वो अब तक समझ गया होगा कि राइट आंसर क्या है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है ना वो ए है। वो क्या है? ए है। आइए कैसे मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए, सिंपल सी बात है, हमसे बीओपी पूछा है। बीओपी होता क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, एक बात ध्यान रखिए, ये हमारा अर्थ है। इस अर्थ पर कहीं ना कहीं ये यहाँ इंडिया है और बाकी सब अनदर कंट्रियाँ हैं। ठीक है, इंडिया का इनके साथ जो भी एक्सपोर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? एक्सपोर्ट हो रहा है। और अनदर कंट्रियों का इंडिया के साथ जो भी इंपोर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है? इंपोर्ट हो रहा है। ठीक है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट इंपोर्ट में क्या क्या यहाँ एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में शामिल होते हैं आपके गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जो जो ऐड हो रहा है वही क्या क्या, वो सब कहाँ पे नोट डाउन किए जाते हैं? वो सब नोट डाउन किए जाते हैं बीओपी में, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। ठीक है, समझ रहे हो मेरी बात? इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो यहाँ क्या लिखा है? फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट में सीधा बोला है ऑल इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ट्रांजेक्शंस ऑफ कंट्री ड्यूरिंग गिवन ए पीरियड ऑफ ए टाइम नॉर्मली ईयर। और ये जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो 1 साल की होती है। किसकी? एक 1 ईयर की, 1 फाइनेंशियल ईयर की बोल सकते हैं। लाइक 2025 से लेकर 2026 तक जितना भी इंडिया के साथ अनदर कंट्री का और इंडिया का अनदर कंट्री के साथ जितना भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हुआ है उसको हम बीओपी में लिखते हैं। किसमें लिखते हैं? बीओपी में लिखते हैं उसको। ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट में लिखते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ उम्मीद करता हूँ। ठीक है, सेकेंडली बात, एक चीज़ का ध्यान रखें आप लोग कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो स्ट्रक्चर है, मेरे ख्याल से आप लोग सबको पता होगा कि बीओपी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में 2 टाइप के आते हैं, करंट अकाउंट आता है और कैपिटल अकाउंट आता है। ठीक है, करंट अकाउंट में क्या क्या आप करोगे? करंट अकाउंट जो होता है उसमें आप लिखते हो जैसे गुड्स का, जो हम वस्तुएं जो बाहर लोगों को बेच रहे हैं और जो अपने यहाँ मंगा रहे हैं, मतलब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, गुड्स करंट अकाउंट में क्या आता है मैं यहाँ लिख देता हूँ। जो गुड्स है हमारा, गुड्स का इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, सर्विसेज भी कैपिटल अकाउंट में आती है, करंट अकाउंट में आती है हमारी। ये करंट अकाउंट है, ये कैपिटल अकाउंट है। ठीक है, करंट अकाउंट में गुड्स का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट आ रहा है, सर्विसेज आ रही है आप लोगों की। ठीक है, दूसरी बात ट्रांसफर हो रहा है। जैसे ट्रांसफर में क्या है? रेमिटेंस जो होती है, रेमिटेंस है ना, ये आप लोगों की आती हैं। जो बाहर एनआरआई वगैरह लोग रहते हैं जो ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, इनकम्स आती हैं। ठीक है, ये सब किस में आ रही है? ये सब करंट अकाउंट में आ रही है। ठीक है, और कैपिटल अकाउंट में क्या कहते हैं? कैपिटल अकाउंट में आता है आपका लाइक एफडीआई। जो मेरी लास्ट की 2 वीडियोस देख चुका है प्रीवियस क्वेश्चन, वो समझ गया कि एफडीआई क्या होता है। सेकेंडली आती है एफपीआई। ठीक है, तीसरे पे आता है लोन्स आपका एंड ईसीबी। ये सब आते हैं कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, ये सब किस में आते हैं? कैपिटल अकाउंट में। तो आप जाहिर है, आप मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सब समझ गए होंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए कौन सी स्टेटमेंट सही है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। पीडीएफ में आप लोगों को टेलीग्राम पर दे दूंगा और टेलीग्राम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन पे है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। चलिए सेकंड स्टेटमेंट पे आते हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रेगुलेट द कमर्शियल बैंक इन मैटर्स। किस किस मैटर्स में आरबीआई जो है वो रेगुलेट करता है कमर्शियल बैंकों को? ठीक है, अब आप लोग बताइए। पहला स्टेटमेंट है लिक्विडिटी एसेट्स, पहला स्टेटमेंट। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने एक चीज़ तो देखी होगी
लास्ट जो हम 2 वीडियोस जो मैंने लास्ट आपको 2 वीडियोस कवर करवाई है उसमें मैंने आपको आरबीआई के बारे में बहुत कुछ बताया है, ठीक है। तो क्या आरबीआई लिक्विडिटी जो लिक्विडिटी ऑफ एसेट्स है उसको रेगुलेट करता है? बताओ। आप कहोगे हाँ सर, क्योंकि सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर जैसे जो इंस्ट्रूमेंट है जो आरबीआई अपनाता है वो अपना रहा है। इनके थ्रू अपना के क्या होगा, जो मार्केट में जो बैंक है इनकी लिक्विडिटी को क्या करता है, को कम करता है या ज़्यादा करता है, या बोलो कि पूरी तरह से इनको क्या करता है, कंट्रोल करता है। क्या करता है, कंट्रोल या रेगुलेट करता है। याद है आपको सीआरआर क्या होता है भाई? बैंक, ये आरबीआई है, ये हमारा बैंक है, एक नॉर्मल बैंक आरबीआई के पास कुछ जो कैश है वो डिपॉजिट करता है। क्या करता है, कैश डिपॉजिट करता है, और वो भी कैश के रूप में, ना कि किसी गोल्ड वगैरह के रूप में, नहीं, सिर्फ कैश के रूप में, ठीक है। ये डिपॉजिट करता है बैंक किसके पास, आरबीआई के पास। और आरबीआई पे अब बैंक ने आरबीआई के पास जो कैश डिपॉजिट किया है ना, जरूरी नहीं है कि उस कैश पे आरबीआई इनको इंटरेस्ट दे। समझ गए, आरबीआई इंटरेस्ट नहीं देता है जो बैंकों ने कैश सीआरआर के रूप में आरबीआई के पास रखा है। सिंपल है। तो ये समझ गया, लिक्विडिटी एसेट को मतलब क्या कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है आरबीआई बैंकों की। यस, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट सही हो गया भाई। चलिए सेकंड स्टेटमेंट, ब्रांच एक्सपेंशन। देखिए आरबीआई है, आरबीआई को क्या क्या गया बोलो। मैंने लास्ट जो भी 2011-12 का हमने पेपर करा है उसमें एक क्वेश्चन आया था कि आरबीआई क्या है, बैंकों का बैंकर, मतलब बैंक्स का बैंक कौन है, आरबीआई है। सिंपल है। तो सिंपल है, जब आरबीआई बैंक्स का बैंक है तो ब्रांच एक्सपेंशन पे भी आरबीआई की भूमिका रही होगी भाई, किसी को नहीं पता लेकिन हाँ रही होगी ना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मर्ज ऑफ बैंक्स, यस, बैंक को भी मर्ज करता है आरबीआई, ठीक है। विंडिंग अप ऑफ बैंक्स, यस, बैंकों को ऑफ भी कौन करता है, बंद भी कौन करता है, आरबीआई करता है, ठीक है। मतलब कहने का एक सिंपल सी बात है ना, हमें पता है कि हमारे यहाँ आरबीआई एक्ट 1934 भाई, वो एक्ट है, उसमें बहुत सारे रूल्स हैं, ठीक है। अब एग्जामिनर ने ये स्टेटमेंट बनाते हुए टाइम, ठीक है, उसने अपने माइंड से तो नहीं बनाई होगी भाई। आपने मान लो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी राइट है, लेकिन सेकंड ब्रांच एक्सपेंशन, मर्जर ऑफ बैंक, विनिंग ऑफ बैंक्स, तो ये एग्जामिनर ने जो क्वेश्चन बनाया वो अपने माइंड से तो नहीं बनाई होगी ना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आरबीआई एक्ट में ये चीज़ होंगी, उसने लिखी है, उसके दिमाग में सपने तो नहीं आई कि यार ऐसे ऐसे स्टेटमेंट में बना सकता हूँ। तो ये कॉमन सेंस है, हम थोड़ा सा लगा सकते हैं कि हाँ यार आरबीआई जब इतना सभी बैंकों का फादर है, ठीक है। अब आप एक बात बताओ भाई, आप आगे जाके किसी के फादर बनोगे, ठीक है, आप ही डिसाइड करोगे कि उसको किस स्कूल में जाना है, ठीक है, क्योंकि वो ऑलवेज आपसे छोटा रहेगा, ठीक है। इसको क्या स्ट्रीम चाहिए, जैसे हमको बोलते हैं भाई 11th तुमने 10th कर लिया तो 11th में आ गया पीसीएम ले ले, पीसीबी ले ले, तो कौन बोलते हैं, हमारे बड़े तो बोल रहे हैं जो हम पे कंट्रोल कर रहे हैं। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लागू होती है कि हाँ भाई आरबीआई ये चीज़ें कर सकता है, नॉर्मल, ये कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या होगी, राइट डी, ठीक है। यहाँ पे स्टेटमेंट क्या है, राइट डी है, ठीक है। चलिए देखिए, मैं आपको पहले बताता हूँ स्टेटमेंट जो सेकंड है आपकी, जो स्टेटमेंट सेकंड है मैं लिख देता हूँ स्टेटमेंट, मैंने आपको बताया था, मैं कॉन्सेप्ट भी क्लियर करते चलूँगा। स्टेटमेंट सेकंड है, ठीक है, उसका एक प्रूफ है, क्या है वो, राइट क्यों है, उसके प्रूफ क्या है, देखो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, ठीक है, के अंडर आरबीआई क्या देखता है बैंकों के लिए। यदि ब्रांच को बोला ना, ब्रांच को यदि एक्सपेंशन करना है, ब्रांच का एक्सपेंशन करना है, तो आरबीआई चेक करता है कि भाई जिस एरिया में ब्रांच खोलना चाह रहे हो वहाँ की फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है, पहले तो वो देखेगा, फिर वो देखेगा एरिया की डिमांड कैसी है। भाई एरिया की डिमांड क्या है, क्या वहाँ ऑलरेडी बहुत सारे बैंक है, क्या एक और नया बैंक होना चाहिए, तो वो भी कौन चेक करेगा, आरबीआई चेक करता है, ठीक है। तो मतलब कहने का कि हाँ भाई स्टेटमेंट सेकंड से हम मतलब एग्री करते हैं कि वो राइट है, ठीक है। मैं मर्जर ऑफ बैंक भी ये कौन करता है, हमारा आरबीआई करता है, ध्यान रखना। जैसे अभी येस बैंक का मर्जर हुआ था, ठीक है। विनिंग ऑफ बैंक्स, इसको भी कौन देखता है, मतलब बैंकों को बंद करना है या लाइसेंस रद्द करना है, ये भी कौन करता है, आरबीआई करता है। सिंपल सी बात है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ में आ रही है कि आरबीआई से बड़ा कुछ भी नहीं है बैंकों के मामलों में, ठीक है। सभी बैंकों का बाप कौन है, आरबीआई, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन बताते हैं, ए इंक्रीज इन द बैंक रेट, भाई बैंक रेट को क्या किया गया, इंक्रीज किया गया है, जनरली इंडिकेट, वो हमको क्या शो करेगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज लाइकली टू फॉल। क्या जो मार्केट रेट है इंटरेस्ट की, जो बाजार, जो मान लो जो फाइनेंशियल मार्केट है जहाँ पे लोगों को उधार दिया जाता है, लोन दिया जा रहा है, वहाँ जो इंटरेस्ट रेट है लोन की वो गिर जाएगी क्या, एक बात बताइए। सेकंड स्टेटमेंट बढ़ते हैं, सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स, ठीक है, सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक्स। सी स्टेटमेंट पे सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग ए इजी मनी पॉलिसी, बैंक रेट को इंक्रीज करना क्या वो इजी मनी पॉलिसी के अंडर आ रहा है, बताइए, क्या वो इजी पॉलिसी मनी के अंडर आ रहा है। फोर्थ स्टेटमेंट पे सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग ए टाइप ऑफ मनी पॉलिसी, बताइए क्या वो टाइप मनी पॉलिसी है। अब आप लोगों के, मैं फिर बोल रहा हूँ, जिस बच्चे के कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग है वो चीज़ को समझ गया होगा, सिंपल सी बात है। अब एक बार बताइए भाई, ये आरबीआई है, ये बैंक है, मैंने आपको जो 2011 का पेपर करवाया उसमें मैंने सिंपल आपको बैंक रेट बताया। आप देख रहे हो थीम कैसे रिवाइज होती है इकोनॉमी में ना, थीम रिवाइज हो रही है। बैंक, देखिए बैंक रेट क्या होता है, आरबीआई जब बैंकों को लोन देता है, क्या देता है, लोन दे रहा है, और वो जो इंटरेस्ट रेट पे दे रहा है उसको ही बोलते हैं बैंक रेट, ठीक है। यदि बैंक रेट हाई कर दी, मतलब जो इंटरेस्ट रेट है वो हाई कर दी किसने, आरबीआई ने, तो क्या बैंक लोन लेंगे,
आप कहोगे नहीं सर, बैंक लोन लेने से बचेंगे क्योंकि बैंक को फिर बहुत सारा इंटरेस्ट भी देना होगा, और जब बैंक लोन लेने से बचेगा तो बैंक के पास क्या पैसा ज़्यादा होगा? आप कहोगे नहीं सर, बैंक के पास पैसा होगा कम। तो क्या जो हमारे कस्टमर हैं उन्हें लोन मिलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि बैंक के पास तो खुद अब लिमिटेड मतलब क्या है, मनी सप्लाई, लिमिटेड कैश है, और वो उसको लोन में देना है, तो वो उस पर भी फ़ायदा उठाएगा ना, क्योंकि आरबीआई ने बैंक रेट तो हाई कर दी, तो ये भी अपनी बैंक रेट हाई कर देगा बैंक। और जब बैंक अपनी जो इंटरेस्ट रेट है वो जब हाई कर देगा तो कस्टमर को भी किस पे मिलेगा रेट? हाई रेट पर इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब लोन मिलेगा। क्या मिलेगा? लोन क्या मिलेगा? हाई रेट पर मिलेगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, क्या मार्केट रेट गिर गया? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि बैंकों को जब आरबीआई पैसा नहीं दे रहा है, क्योंकि आरबीआई ने तो भाई सिंपल सी बात है, बैंक रेट का इंटरेस्ट क्यों हाई करा? क्योंकि जिससे बैंक पैसा ना ले पाए, और जब बैंक पैसा नहीं लेना लेकिन उसको मुनाफा बनाना है बैंक को अपना, वो भी क्या करेगा? जो उसके पास बचा पैसा है उस पर भी क्या करेगा? रेट हाई कर देगा, जो वो लोगों को देगा। तो सिंपल सी बात है कि इंटरेस्ट रेट क्या होगी? हाई होगी, ना कि कम होगी। तो ऑप्शन है गलत। सेकेंडली देखिए, सेंट्रल बैंक इज फॉलोइंग ए इजी मनी पॉलिसी। क्या इजी मनी पॉलिसी है? इजी मनी पॉलिसी तो तब होती है ना जब आराम से आरबीआई बैंकों को पैसा देता और बैंक अपने कस्टमर्स को लोन देते, तो ये तो इजी हो जाता, बट इजी नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या होगी? हाई हो गई। यदि इंटरेस्ट रेट कम होती तो होती वो क्या पॉलिसी? इजी मनी पॉलिसी। ठीक है, लेकिन वो इंटरेस्ट रेट हाई हो रही है, तो इसलिए कैसी पॉलिसी हुई? वो हुई टाइट मनी पॉलिसी। क्या हुई? टाइट मनी पॉलिसी। तो ऑप्शन राइट क्या होगा? डी। ऑप्शन कौन सा राइट है? डी राइट है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। सिंपल है, ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है, जिस बच्चों के कॉन्सेप्ट क्लियर है, वो इजिली इसको कर जाएगा। ठीक है, आइए दूसरी पढ़ते हैं। हाँ, ऑप्शन ये स्टेटमेंट भी रह गई थी, सेंट्रल बैंक इज नो लॉन्गर मेकिंग लोन्स टू कमर्शियल बैंक। क्या मतलब कि सेंट्रल बैंक लोन ही नहीं देगा कमर्शियल बैंकों को? तो ऐसे तो नहीं चल पाएगा ना भाई, लोन तो देगा, चाहे वो इंटरेस्ट रेट हाई हो, लेकिन वो देगा, लेकिन देना बंद नहीं करेगा। अब जिसके क्या ना, जिसमें गुर्दा है जिस बैंक में हाई इंटरेस्ट पे लोन लेने का, वो लेके रहेगा। सिंपल। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज्ड फॉर राइजिंग रिसोर्सेज फॉर। ठीक है, अब बताइए, जो डेफिसिट फाइनेंसिंग है वो यूज़ की जा रही है किसको राइजिंग करने के लिए, किस रिसोर्स को राइजिंग करने, किसको उठाने के लिए की जा रही है? बताओ आप मुझे, बताओ। चलो अब मैं आप लोगों को अब मुझे एक बात बताइए, सिंपल है, मैं आप लोगों को मैं ये दे रहा हूँ एक सिंपल से वर्ड्स है, समझो इस चीज़ को। अब एक बात बताइए मुझे, आपकी जेब आप हो, ठीक है, आपकी इनकम कितनी है? आपकी इनकम है 10,000। ठीक है, अब आपको, ये आपका घर है, ये क्या है? आपका हाउस। यहाँ आपको फैसिलिटी चाहिए, किस चीज़ की? आपको चाहिए भाई, मुझे चाहिए फ्रिज। क्या चाहिए? मेरे को चाहिए फ्रिज। ये फ्रिज चाहिए, गर्मी आ रही है, ठंडा पीना है, मेहमान आएंगे उनको ठंडा देना है, सब्जी बचेगी गर्मियों में खराब होने से। ठीक है, तो आप क्या करोगे? आपने देखा भाई, फ्रिज जो है वो है कितने का? वो है 12,000 का। कितने का? 12,000 का फ्रिज है। इनकम आपकी 10,000 है, जेब में आपकी 10,000 है, फ्रिज 12,000 का है। ये आपका एक दोस्त है, ठीक है, दोस्त, इसके पास 2,000 रुपये। आपने कहा भाई मुझे चाहिए फ्रिज, इसने कहा ठीक है भाई मैं तुझे दूंगा 2,000 रुपये उधार, 1% के ब्याज पर, इंटरेस्ट पर। ठीक है, आपने कहा ठीक है भाई, मेरे घर में यदि फ्रिज आएगा, मेरे घर में 2,000 रुपये मैं लोन ले रहा हूँ 1 इंटरेस्ट पर, और मेरे घर में फ्रिज आएगा, तो मेरे यहाँ बहुत सारी बचत होगी, सब्जी खराब होने से बचेगी, क्योंकि गर्मी हो रही है, गर्मी में सब्जियाँ ज़्यादा जल्दी खराब हो जाती हैं। समझ गए मेरी बात? तो क्या होगा भाई, अगली सैलरी आएगी, उससे 2,000 रुपये इसको मैं लौटा दूंगा विद इंटरेस्ट। ठीक है, बट इस महीने की जो हमारा दूध खराब हो रहा है, सब्जियाँ खराब हो रही हैं, वो बचेंगी। तो उसने क्या करा? उसके घर में क्या आ गया? फ्रिज आ गया। फ्रिज आ गया, खर्चा करा। अगले ने क्या करा? खर्चा करा। किस लिए खर्चा करा? डेवलप करने के लिए, अपने घर को, अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए। समझ रहे हो मेरी बात? तो अब इस एग्जाम्पल से आप समझ गए होंगे कि डेफिसिट फाइनेंसिंग किस लिए यूज़ की जा रही है, किसको उठाने के लिए। तो आपका राइजिंग की जा रही है रिसोर्सेज फॉर किसके लिए? आपको किस फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑप्शन है, या रिडम्पशन ऑफ पब्लिक डेबिट को, एडजस्टिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, या रिड्यूसिंग द फॉरेन डेबिट, मतलब जो विदेशी ऋण है उसको घटाने के लिए, या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए आप खर्च करोगे। तो आप कहोगे सर इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। जिसने इस एग्जाम्पल को समझ लिया वो अच्छे से समझ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हुआ हमारा? जो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, आंसर क्या हुआ इसका? आंसर हुआ हमारा फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब प्यार से, मतलब ये जो है ना डेफिसिट फाइनेंसिंग के बारे में आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, उसको समझना। देखिए, जो हमारी गवर्नमेंट है, ठीक है, उसकी जो इनकम है, यदि गवर्नमेंट अपनी इनकम से ज़्यादा क्या कर रही है? एक्सपेंडिचर कर रही है। क्या कर रहा है? एक्सपेंडिचर, खर्चा कर रही है। ठीक है, समझ रहे हो? और वो खर्चा कर रही है, लेकिन किस लिए कर रही है और क्यों कर रही है? वो खर्चा कर रही है कि हमारे कंट्री में क्या हो? इंफ्रास्ट्रक्चर हो, पहली बात, पॉवर्टी में गिरावट है, हेल्थ सेक्टर एंड एजुकेशन सेक्टर इंक्रीज हो, अच्छे लेवल पे बढ़े। ठीक है, इंडस्ट्री हमारे यहाँ आए, हमारे यहाँ इंडस्ट्री लगे, लोगों को जॉब मिले। वो ये सब काम कब होंगे? जो गवर्नमेंट खर्चा करी है। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो डेफिसिट फाइनेंसिंग का मेन मतलब क्या होता है? ये सब होता है किसका मतलब? डेफिसिट फाइनेंसिंग का। ठीक है, और कोई दिक्कत यहाँ मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए आप सबको। तो इसका आंसर क्या है? फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, किसकी बात आ गई, कैपिटल अकाउंट। हमने ऊपर क्या पढ़ा था बीओबी में, ये किससे रिलेटेड है बताओ आपको, सर बीओबी में। और पहला क्वेश्चन भी इस 2013 का जब हमने क्वेश्चन लगाने स्टार्ट करा अभी, तो फर्स्ट क्वेश्चन किसका था, बीओपी का था, और बीओपी की थीम से ही सेकंड क्वेश्चन आ गया कैपिटल अकाउंट का। बात समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। यकीन या तो आओ दिखाऊँ आप लोगों को, कहेंगे ना, ये देखिए बैलेंस ऑफ पेमेंट्स आ रहा है, मैंने बताया था करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के बारे में, ठीक है। और हमसे क्या पूछ रहा है, कैपिटल अकाउंट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कैपिटल अकाउंट पूछ रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं, सिंपल है। मैंने कैपिटल अकाउंट के बारे में आप लोगों को क्या बताया था, ये बताओ पहले मुझे। देखो कैपिटल अकाउंट में इस ट्रांजैक्शन आते हैं, क्या आते हैं, ट्रांजैक्शंस आते हैं, लेकिन किस टाइप के ट्रांजैक्शन आते हैं कैपिटल अकाउंट में, मतलब जो होता है इसमें एक तो लोन से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आएगा, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ट्रांजैक्शन आते हैं, ओनरशिप चेंज जो है उसके, मतलब ये सब आते हैं, ये सब ट्रांजैक्शंस, लोन, इन्वेस्टमेंट, ओनरशिप चेंज, ये सब किस में लिखे जाते हैं, वो लिखे जाते हैं कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। मतलब जहाँ पैसा आता और जाता है या इन्वेस्टमेंट या लोन के रूप में, वो होता है हमारा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आइए लोन्स की बात की, लोन आ गया, यस ये रहेगा। इन्वेस्टमेंट की बात की, यस ये भी होगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। प्राइवेट रेमिटेंस की बात हो रही है एंड पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, देखो यहाँ भी इन्वेस्टमेंट है, और मैंने क्या किया, इन्वेस्टमेंट एंड लोन्स और ओनरशिप चेंजिंग किस में आते हैं, कैपिटल अकाउंट में आते हैं। तो हमको पता है कि फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज राइट, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ इज राइट। कहीं भी आपको फर्स्ट 2, 3 एंड 4 दिख रहा है, आपको भी नहीं सर, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि 3 इज रॉन्ग, 3 क्या है, रॉन्ग। क्यों, प्राइवेट रेमिटेंस कहाँ आ रही है, अभी वो बताओ। प्राइवेट रेमिटेंस का मतलब क्या होता है, भाई जो बाहर एनआरआई रह रहा है, जो बाहर एनआरआई रह रहा है, वो अपने घर वालों को क्या दे रहा है, इंडिया में क्या भेज रहा है, अपनी इनकम भेज रहा है इंडिया में, जो रह रहे हैं उसके घर वाले, ठीक है। इस इनकम से, ठीक है भाई, सैलरी, फैमिली सपोर्ट है ना, ये सब भेजता है इनकम से, क्या वो इनकम भी भेज रहा है, या बोलो फैमिली सपोर्ट के लिए भेज रहा है, या गिफ्ट्स भेज रहा है, ठीक है, ये सब दे रहा है, ठीक है। क्या इससे कोई एसेट बन रहा है, क्या इस रेमिटेंस से कोई एसेट्स क्रिएट हो रहा है, आपको नहीं सर कोई एसेट्स क्रिएट नहीं हो रहा, तो इसलिए किस में जाएगा, इसलिए ये किस में जाएगा, ये जाता है करंट अकाउंट में। प्राइवेट रेमिटेंस आता है किसमें, करंट अकाउंट में, किस में आता है, करंट अकाउंट में आता है, ध्यान रखना, ठीक है। कैपिटल अकाउंट में वो आता है जहाँ से कुछ बन रहा है, कुछ एसेट्स बन रहा है, वो आता है कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। इससे कुछ भी एसेट्स नहीं बनना, तो इसलिए किसका भाग है, करंट अकाउंट का भाग है, तो 3 इज रॉन्ग, ठीक है। फर्स्ट 2 एंड 4 इज राइट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, बखूबी आप समझ रहे होंगे मैं कहना चाह रहा हूँ आप लोगों को क्या, ठीक है। एक चीज़ का, चलो एक चीज़ और ध्यान रखना है आप लोग, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो FDI एंड FPI और लोन जो होते हैं, ये आते हैं आपके कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये एसेट्स बनाते हैं। लेकिन जो आपका सैलरी, रेमिटेंसेस और सर्विसेज ये किस में आते हैं, आपके करंट अकाउंट में, किस में आते हैं, करंट अकाउंट में, ठीक है। ये ध्यान रखना आप सब लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, कंसीडर द फॉलोइंग इन स्टेटमेंट्स। इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डिबिटर्स, जिसने लोन लिया हुआ है। सेकेंडली, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द बॉन्ड होल्डर्स, जिसने बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया गया, जिसने बॉन्ड्स खरीदे हुए। अब बताइए इन्फ्लेशन किसके लिए बेस्ट है, इन्फ्लेशन किसके लिए बेस्ट है, बताइए। चलो मैं एग्जाम्पल समझाता हूँ। अब एक बात बताइए मुझे, ये एक साहूकार है, एक लाला है, कौन है, लाला है जो पैसा देता है, लाला जो पैसा देता है, ठीक है। ये कौन है, एक आम आदमी, मेंटोस जिंदगी, ठीक है, एक आम आदमी है, इसको पैसे की जरूरत हुई, ठीक है। अभी जो करंट सिचुएशन में जो इन्फ्लेशन है या जो महंगाई है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग लोगों ने मार्केट में जो इंटरेस्ट रेट रखी हुई है किसकी, लोन की, वो रखी हुई है 2%, ठीक है। लाला ने क्या करा, आदमी को 20,000 रुपये दिए, कितने दिए, 20,000 रुपये उधार पे दिए, वो भी कितनी रेट पर, 2% पर, ठीक। ये बात हो गई 2026 की। और उसने पैसे दिया कितने साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए, कितने के साल के लिए, 2 ईयर्स के लिए, 2028 तक के लिए इसने पैसा दे दिया इस व्यक्ति को। अब एक बार बताओ, हमने देखा भाई 2027 में जो हमारी इन्फ्लेशन है, जो महंगाई है, वो क्या हो गई, वो बढ़ गई। इन्फ्लेशन क्या हो गई, बढ़ गई। जब इन्फ्लेशन बढ़ गई तो इंटरेस्ट रेट भी क्या हो गया, बढ़ गया। अब इंटरेस्ट रेट लोगों ने कितना कर दिया, 5% कर दिया, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, क्या ये आदमी अब जाके, ये लाला जो है, इस आदमी को जाके बोल सकता है कि नहीं भाई अब हमने तेरा इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया, तुम्हें 5,000 रुपये देगा, नहीं। क्योंकि भाई अगले ने पेपर साइन करवा लिए थे, आम आदमी ने बोला था भाई 2, और इस लाला ने भी पेपर साइन करे थे कि भाई ठीक है, मुझे तुझे 2 साल के लिए ना 20,000 रुपये दे रहा हूँ, वो भी कितने रेट पर, 2% रेट पर। लेकिन अगले साल महंगाई इतनी हुई कि वो हो गया 5% रेट, ठीक है। अब एक बार बताओ, लाला फायदे में रहा या आम आदमी फायदे में रहा, आप कहोगे सर आम आदमी फायदे में रहा है, समझ गए मेरी बात। तो इन्फ्लेशन में बेनिफिट किसका हुआ, जिसने उधार लिया है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, इन्फ्लेशन बेनिफिट्स द डेबिटर्स, आपको यस राइट सर, ये तो राइट है, ये वाकई में राइट है, कोई दिक्कत नहीं। अब चलो अब इस स्टेटमेंट को देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट को देखते हैं। ये सेकंड स्टेटमेंट बताओ भाई, गवर्नमेंट ने बोला कि भाई मेरे से सिक्योरिटीज़ ले लो, बॉन्ड ले लो, क्या ले लो, बॉन्ड ले लो। आदमी ने बॉन्ड ले लिया, कितने पे दिया, गवर्नमेंट ने बोला भाई मैं तुम्हें इंटरेस्ट रेट दूंगी
1% है, कितने पे? 1% पे, ठीक है। लेकिन अब वो भी कितने साल बाद देगा 1%? भाई गवर्नमेंट ने बोला कि भाई आप मेरे से लोन परचेज करो, वो सॉरी बॉन्ड परचेज करो, ठीक है, क्या बॉन्ड परचेज करो, मैं आपको 1% पर रिटर्न दूंगा। लोगों ने बोला ठीक है यार, हमने रख लिया। लेकिन वो भी कितने साल बाद? 2 ईयर बाद, 2 साल बाद। अब इसको भुना लेना मेरे बॉन्ड को, ठीक है। अब मान लो दो, अब इसने लिया, इस बंदे ने लिए थे बॉन्ड खरीदे 2026 में, और 2028 तक बात पक्की हो गई, ठीक है। अब 2027 में इन्फ्लेशन बढ़ गया, लोगों ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, इंटरेस्ट रेट बढ़ा के कर दी 10%। अब इसको बेचारे को 1% ही रिटर्न मिलेगा, 10% तो मिलेगा नहीं। सिंपल सी बात है, क्योंकि इसने तो बॉन्ड खरीद के रख लिए। तो नुकसान में कौन हुआ? गवर्नमेंट या ये कौन नुकसान में हुआ? जिसने बॉन्ड खरीदे हैं वो नुकसान में रहेगा। सिंपल है, बस समझ में आ रही है मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। वो नुकसान में रहेगा, क्योंकि क्योंकि इसमें क्या फिक्स हो गया? इसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है, इसमें इंटरेस्ट रेट फिक्स्ड है, ठीक है। इसको रिटर्न उतना ही मिलेगा जितना बॉन्ड देते टाइम गवर्नमेंट ने तय करा था, ठीक है। तो बॉन्ड होल्डर क्या होगा? नुकसान में रहेगा, और फायदे में कौन रहेगा? जिसने उधार लिया है, दिया नहीं, लिया है। यहाँ लाला क्या है? उधार देने वाला। और लाला क्या रहेगा? इन्फ्लेशन के टाइम यदि बढ़ेगा तो नुकसान में, और ये आम आदमी रहेगा बेनिफिट में। सिंपल बात समझ में आई आप लोगों को? तो आंसर क्या होगा? 1 ओनली, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन नहीं पढ़ा है तो मैंने फिर बोला है प्ले लिस्ट पे जाइए मेरी इकोनॉमी की, मैंने वहाँ अच्छे से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया। एक बार बताइए, बताओ क्या है? स्टेटमेंट पढ़ते हैं, ठीक है। बोरोइंग बाय शेड्यूल बैंक फ्रॉम द आरबीआई, ठीक है। आरबीआई से उधार लेता है कौन? शेड्यूल, जो हमारे कमर्शियल बैंक, ठीक है। सेकेंडली लैंडिंग बाय कमर्शियल बैंक टू द इंडस्ट्री एंड ट्रेड, परचेज एंड सेल्स गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय द आरबीआई। तो राइट आंसर इज सी, ठीक है। राइट आंसर इज सी। ध्यान रखना, OMO बोलते हैं इसको, ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन बोलते हैं, ठीक है। इसमें आरबीआई द्वारा क्या किया जाता है? जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ होती है उनको सेल एंड परचेज, खरीदा और बेचा जाता है, ठीक है। और इससे क्या होता है? मनी सप्लाई कंट्रोल होती है। ये किसमें हेल्पफुल होती है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में हेल्पफुल होती है। ध्यान रखना, इससे इन्फ्लेशन का स्लो डाउन भी मैनेज हो जाता है। समझ रहे मेरे? आप कहोगे सर ठीक है, ये तो हम समझ गए, ठीक है। अब मैं आपको कुछ रियल उस पर समझा देता हूँ कैसे मैं बात कर रहा हूँ। सपोज दैट, आप एक बात बताइए, आरबीआई ने बोला भाई सभी को कि मैं आप लोगों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेच रहा हूँ, जो लेगा उसको 1%, उसको 10% में इंटरेस्ट दूंगा, जितने का वो देगा उस पर 10% इंटरेस्ट आपको 1 साल बाद दूंगा, ठीक है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ का प्राइस है 2 लाख रुपये, 2 लाख रुपये है, ठीक है। अब लोगों ने अपने पैसे किसको दिए? आरबीआई को दे दिए, वो भी 2 साल के लिए। और आरबीआई ने इनको क्या दे दी? 2 साल के लिए अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे दी। क्या दे दी? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ दे दी। तो बताइए लोगों का पैसा किसके पास गया? आरबीआई के पास चला गया। कितने साल के लिए गया? 2 ईयर के पास गया। तो क्या मार्केट में से लिक्विडिटी कम नहीं होगी? आपको यहाँ से मार्केट में लिक्विडिटी कम होगी, और लिक्विडिटी कम होगी तो क्या हुआ? इन्फ्लेशन क्या होगा? गिरेगा, उसको कंट्रोल किया जाएगा। तो यही होता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशन, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो गया? सी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग PSL by the banks in India constitutes the lending to, क्या क्या है उसमें शामिल हो रहे हैं बताइए, बताओ आप लोग। जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बाय बैंक्स हैं, PSL जिसको हम बोल रहे हैं, PSL से बोलते हैं, PSL बोलते हैं जिसको हम, ठीक है। इसके अंदर कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूट आ रहे हैं? क्या क्या है? क्या वो एग्रीकल्चर है? क्या MSME है? क्या वीकर सेक्शन है? या ऑल ऑफ द अबव है? भाई एक बात बताइए, अब मुझे एक बात बताइए, आप प्रायोरिटी किसको दोगे? जो कमजोर वर्ग होगा, हाँ। जो छोटे छोटे उद्योग लगाएगा, जॉब क्रिएट करेगा, हाँ। जो एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारा भाई अधिकतर जो हमारे लोग हैं, चाहे वो बड़े जमींदार हो, छोटे जो हो, सब एग्रीकल्चर पे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली निर्भर करते हैं। तो इसलिए तो प्राइमरी सेक्टर, यस, तीनों इज राइट हो गए, ठीक है। PSL में तीनों चीज़ें आती हैं, ठीक है। आइए सिंपल कॉन्सेप्ट के थ्रू मैं आप लोगों को बता देता हूँ PSL के बारे में। प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं। इसका मतलब क्या है? देखो इसमें क्या होता है, जो आरबीआई होता है ना, वो आइडेंटिफाई करता है, ठीक है, उन सेक्टर को जो प्रायोरिटी के साथ, जहाँ हमें लोन देना ही है, जहाँ पर हमको लोन देना ही होता है, ठीक है, वो सेक्टर चूज करता है आरबीआई। उसका मोटिव क्या होता है? इंक्लूसिव ग्रोथ करना, ठीक है। वो उसका एक क्या है, उसका मोटिव है, ठीक है। समझिए मेरी बात। अब PSL की लिस्टिंग में क्या क्या शामिल है मैं आपको पहले बताता हूँ। एक तो एग्रीकल्चर है, MSME है, ठीक है, आपका वीकर सेक्शन है, आपका हेल्थ सेक्टर है, आपका एजुकेशन है, अदर थिंग्स भी हैं, और भी चीज़ें भी इसमें शामिल है, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी भी इसमें शामिल है, आपकी रिन्यूएबल एनर्जी भी इसमें शामिल है, और वो हमने सब यहाँ देख लिया, ये सब चीज़ें हैं यहाँ पे। तो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग बैंक्स आपका ये होता है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये नेक्स्ट क्वेश्चन। एक चीज़ का वो ध्यान रखना, मैं आप लोगों को मैं बता देता हूँ, यहाँ पे बता दूँ आप लोगों को। चलिए यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए जो PSL है, PSL, ठीक है,
इसका 40% जो है वो ANBC रूल है। क्या ANBC रूल? ANBC का मतलब क्या है? एडजस्टमेंट नेट बैंकिंग क्रेडिट, एडजस्टमेंट नेट बैंकिंग क्रेडिट, ठीक है। इसका एक ध्यान रखना, मैं ट्रिक बता देता हूँ आपको। इसका रूल कुछ इस तरह काम करता है, कहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे बता देता हूँ, वेट। देखो 40 80 8 12, ठीक है। 40 प्राइमरी सेक्टर लैंडिंग, जिसमें से 18% एग्रीकल्चर को देना होता है, 8% स्मॉल फार्मर्स को और 12% वीकर सेक्शन को। समझ गए मेरी बात? ये होता है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चंस बोला हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। टू ऑफ ऑब्टेन फुल बेनिफिट डेमोग्राफिक डिविडेंड व्हाट शुड इंडिया। अब एक बात बताइए, पहले तो वो बच्चा इसमें फंस जाएगा जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड नहीं पता, ठीक है। देखो इसका मतलब होता है, डेमोग्राफिक डिविडेंड का मतलब क्या होता है? जब हमारे पास वर्किंग एज पॉपुलेशन हो, हमारे यहाँ 50 to 64 ईयर्स के जो बंदे हैं, इनको क्या बोला गया है? इनको बोला गया है वर्किंग एज पॉपुलेशन। मतलब एक ऐसी पॉपुलेशन है जो ना तो किसी पे जो किसी पे डिपेंड नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये काम करने के मतलब काबिल होते हैं। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है। और जिस देश में डिपेंडेंट पॉपुलेशन भी कम हो, डिपेंडेंट पॉपुलेशन कम होती है और इन लोगों की पॉपुलेशन ज़्यादा होती है। हमारे भारत को क्या बोला गया है? यूथ कंट्री, युवा देश बोला गया है। क्यों? क्योंकि हम सबसे ज़्यादा हैं। हमारे 15 से 64 जो एज है, जो युवा लोग हैं, मतलब है ना, जो वर्किंग एज वाले पीपल हैं, वो हम सबसे ज़्यादा हैं। तो उसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड, ठीक है। ये एक अपॉर्चुनिटीज विंडो होती है कि मतलब ये बोल सकते हो कि यदि हम इनको स्किल्स दें, इन बंदों को स्किल्स दें, अच्छी एजुकेशन दें, तो ये बहुत अच्छे लेवल पे जॉब क्रिएट कर सकते हैं, इकोनॉमी को ग्रो कर सकते हैं, हर चीज़ में अव्वल आ सकते हैं, ठीक है। वही बात की गई है कि यदि हमारे पास डेमोग्राफिक डिविडेंड है तो इंडिया को क्या करना चाहिए? प्रमोटिंग स्किल डेवलपमेंट, के स्किल डेवलपमेंट को प्रमोट करना चाहिए। सेकेंडली, इंट्रोड्यूस मोर सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, बाय सोशल सिक्योरिटी स्कीम। थर्ड ऑप्शन, रिड्यूसिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, या डी प्राइवेटाइजेशन ऑफ हायर एजुकेशन। बताइए आप इसमें से क्या करोगे? मैं आप लोगों को बोलने लगूँ कि भाई हमारे पास क्या है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ठीक है। हमारे पास ये मान के चलिए इतनी बड़ी आबादी है जिसमें 15 to 64 ईयर्स के बच्चे, मतलब के जो लोग हैं वो शामिल हैं, जो वर्किंग एज वाले हैं। तो आप इनको क्या करोगे? क्या दोगे आप इनको? भाई आप इनको स्किल्स ही तो दोगे ना, अच्छी एजुकेशन, अच्छी स्किल्स दोगे, ठीक है। जिससे ये क्या करेंगे? ये अपना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेंगे, ठीक है। इंडस्ट्री रेडी होगी, एम्प्लॉय मिलेगा लोगों को, ये तो करोगे ना। तो आंसर आपके सामने, प्रोमोटिंग स्किल्स डेवलपमेंट इज राइट आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। बात कर रहे हैं सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग द सेम। देखो बोल रहे हैं सप्लाई ऑफ मनी रिमेनिंग, मनी की सप्लाई वही है जो पहले थी। द सेम व्हेन देयर, सेम है, ठीक है। व्हेन, जब देयर इज अ इंक्रीज इन डिमांड फॉर मनी, लेकिन मनी की जो डिमांड है वो इंक्रीज हो गई। क्या हो गई? डिमांड इंक्रीज हो गई किसकी? मनी की। लेकिन जो मनी की सप्लाई है वो अब भी कैसी, एज इट इज़ है, सेम है जो पहले थी। तो क्या होगा बताइए? क्या फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइस, क्या लेवल गिरेंगे? इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, या डिक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, या इंक्रीज इन द लेवल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट? बताओ क्या होगा, क्या सिचुएशन होगी? मैं शुरू से आप लोगों को समझाता रहा हूँ, मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है, इन्फ्लेशन मैंने आप सबको बताया, तो उसी का ही सब पार्ट है ये। बताओ क्या होगा? अब आप लोग मुझे एक बात बताओ, चलो मैं आप लोगों से एक चीज़ें पूछता हूँ। ये बात बताइए मुझे कि एक बात बताओ मुझे, ये एक बंदा है, ये बंदा है, इसकी पार्ले-जी की कंपनी है, किसकी? पार्ले-जी की फैक्ट्री है, ठीक है। अब यहाँ पे ये सप्लाई करता है, ये शॉप एक सिटी है, ये क्या है? एक सिटी है, यहाँ सप्लाई करता है पार्ले-जी कितने? 10 बिस्कुट, ठीक है। चलो ये सप्लाई करे 10 बिस्कुट, और यहाँ लोगों की डिमांड भी 10 ही थी कि हाँ भाई हमें 10 बिस्कुट की जरूरत है, 10 बिस्कुट दो। लेकिन वो डिमांड अब बढ़ गई, क्या होगी? डिमांड बढ़ गई। अब डिमांड हो गई कितनी? 20। डिमांड कितनी हो गई? 20 हो गई, 20 एक्स्ट्रा हो गई, तो टोटल डिमांड कितनी हो गई? 30 डिमांड हो गई। लेकिन पार्ले-जी वाले की शर्त है कि मेरी मशीन सिर्फ 10 ही बिस्कुट दे सकती है। मेरी मशीन कितनी बिस्कुट दे सकती है? सिर्फ 10 बिस्कुट दे सकती है। और डिमांड कितनी हो गई? अब 30 की डिमांड हो गई। तो मतलब कहने का 10 लोग तो बिस्कुट खरीद लेंगे लेकिन 20 नहीं खरीद पाएंगे, सिंपल। अब पार्ले-जी वाले ने क्या करा, यार सप्लाई तो होने रही है, क्या होगा? अब पार्ले-जी ने डिमांड ही चलते प्राइस बढ़ा दिया, क्योंकि व्यापार है। अब बोलने लगा भाई पहले मेरे बिस्कुट 5 रुपये का होता था, अब मैं इसको 10 रुपये का बेचूंगा। कितने का बेचेगा? 10 का बेचेगा। जिसमें कैपेसिटी हो वो खरीद लो, क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, 30 की डिमांड है, 10 बिस्कुट है, तो 10 कोई ना कोई तो वो लेगा ना जिसमें कैपेसिटी है लेने की। समझे मेरी बात? तो क्या हो गया, क्या हुआ है? प्राइस क्या हुआ है? बताओ प्राइस क्या हुआ है? आपको सर प्राइस तो इंक्रीज हुआ है, क्योंकि डिमांड इंक्रीज हो गई, सप्लाई झुकी तो है। समझ रहे? यदि ये सप्लाई को 30 कर देता और 30 लोगों की डिमांड होती तो क्या प्राइस बढ़ता? आपको नहीं सर क्या बढ़ता? कुछ भी नहीं बढ़ता। लेकिन डिमांड ज़्यादा होगी, ये सप्लाई कम है, तो ऑटोमेटिकली प्राइस क्या होगा? इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ यही वो क्वेश्चन बोला है कि ऐसी इसमें समझते हैं कि सप्लाई मनी जो है वो जो की तो है, सेम है। यदि मनी सप्लाई हो रही है 10 लोगों को, लेकिन अब डिमांड जो है वो बढ़ रही है, अब मनी चाहिए 20 लोगों को, तो क्या मनी का प्राइस नहीं बढ़ेगा? आपको क्या आंसर? प्राइस बढ़ेगा, सिंपल बात है, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? अब आप लोग बताइए आंसर क्या होगा? क्या वो
प्राइस लेवल गिरेगा, आप कहोगे नहीं सर गिरेगा नहीं, बढ़ेगा, ठीक है। ये इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यस, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, बढ़ेगा लोगों का, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ डिक्रीज की बात है, डिक्रीज तो कुछ भी नहीं होगा यार। इंक्रीज द लेवल ऑफ इनकम एंड डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट, अरे नहीं भाई, इसका मतलब नहीं, ठीक है। समझ रहे हो, तो आंसर क्या हुआ, बी हुआ, ठीक है भाई, सिंपल सी बात है। अब 10 लोगों को पैसा चाहिए था, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, मैं वो एक व्यापारी है, ये कस्टमर है, ठीक है, ये लैंड वो है फाइनेंशियर है, ठीक है। अब क्या हो रहा था, कस्टमर हो गए इसके पास 3 कस्टमर हो गए, 3 कस्टमर हो गए, पहले ही एक कस्टमर को 1% पे पैसे दे रहा था, अब 3 हो गए, लेकिन पैसा तो इसमें सिर्फ एक को ही देने का है। तो ये भी क्या करेगा, अपना फायदा उठाएगा, ये क्या करेगा, 1% मैं 20% पे दूंगा। तो क्या वो इंटरेस्ट रेट हाई हुआ, नहीं हुआ, ये सिंपल है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए, ए राइज जनरल लेवल ऑफ प्राइस में बी कॉज्ड बाय, ठीक है, क्या हुआ, जस्ट वेट, मैं पानी पी लेता हूँ। ए राइज इन जनरल लेवल प्राइस में बी कॉज्ड बाय, देखिए, यदि एक जो है प्राइस लेवल क्या हो जाए, वो राइज हो जाए, ठीक है, उसके रीज़न क्या हो सकते हैं, बताओ उसके रीज़न क्या हो सकते हैं। या तो भाई लोगों पे ज़्यादा पैसा आ गया, या तो मनी सप्लाई ज़्यादा हो गई लोगों पे, या उस चीज़ की डिमांड बढ़ गई है, ठीक है। तो क्या हुआ, इस लेवल, इन सब चीज़ों के, इन दोनों के रीज़न, या तो सप्लाई ज़्यादा होगी या डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी, इन सब दोनों की चीज़ें, इन दोनों के कारण क्या होगा, राइज क्या होगा, लेवल ही होगा, ठीक है, मतलब वो बढ़ेगा प्राइस लेवल, ठीक है। तो आइए बात करते हैं, देखिए, ए इंक्रीज इन द मनी सप्लाई, यस भाई, मनी सप्लाई मार्केट में ज़्यादा आएगी तो लोगों की डिमांड ज़्यादा आएगी, लोगों की डिमांड ज़्यादा आएगी तो प्राइस भी हाई होगी, सिंपल। एक डिक्रीज द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है, मतलब आउटपुट कम हो गया है, ठीक है, मतलब कोई चीज़ बन रही थी, अब वो 2 की जगह 1 बनने लगी, लेकिन डिमांड आज भी उसकी 4 की है। मान लो कोई चीज़, कोई बिस्कुट, 4 पार्ले जी के बिस्कुट बन रहे थे, 4 लोगों को मिल रहे थे, अब वो 4 की जगह 1 बिस्कुट बनाने लगी कंपनी, पार्ले जी का सिर्फ 1 बिस्कुट निकाली एक दिन में, लेकिन डिमांड करने वाले तो 4 हैं, डिमांड करने वाले कितने, 4 हैं, तो कंपनी ने प्रॉफिट देखी कि बिस्कुट पे भी, तो ये क्या करेगा, बिस्कुट का क्या प्राइस लेवल क्या कर देगा, इंक्रीज कर देगा। तो ये बात ही भी सही है भाई, बात ही भी सही है। थर्ड पॉइंट, इंक्रीज द इफेक्टिव डिमांड, ठीक है। इफेक्टिव डिमांड का मतलब क्या होता है पता है आप लोगों को, इफेक्टिव डिमांड मतलब बराबर होता है डिमांड प्लस परचेजिंग परचेजिंग पावर, ये होता है आपका इफेक्टिव डिमांड, ठीक है। लोग खरीदना भी चाहते हैं और पैसा भी है, समझ, इसका मतलब इफेक्टिव डिमांड का मतलब है भाई लोग खरीदना भी चाहते हैं, मतलब मैं कैसे लिखूँ मैं यहाँ हाँ, खरीदना भी चाहते हैं प्लस लोगों की जेब में पैसा भी है, ध्यान, दोनों चीज़ें, उनका मन भी और जेब में पॉकेट में पैसा भी है, ये होती है आपकी इफेक्टिव डिमांड, ठीक है। तो मतलब ये क्या होगा, ये भी सिंपल सी बात है, प्राइस बढ़ाएगी, ये भी प्राइस क्या करेगी, बढ़ाएगी। तो ये भी स्टेटमेंट क्या है, राइट है, क्योंकि लोगों की देखो, मन तो है उनका खरीदने का, मुश्किल तो जब होती है जब जेब में पैसा नहीं होता, लेकिन मन खरीदने का भी और जेब में पैसा भी है, तो वो क्या बढ़ा देगी, वो तो डिमांड बढ़ा देगी ना उस चीज़ की, ठीक है। तो प्राइस बढ़ा देगी, तो इसे स्टेटमेंट 3 भी राइट है, तो डी इज द राइट आंसर, ठीक है। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ फॉलोइंग द ग्रुप ऑफ आइटम्स इंक्लूड द इंडियन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इंडिया का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या शामिल है, क्या क्या इंक्लूड है, वो देखेंगे जो स्टेटमेंट में दिया गया है। ये बताइए, फॉरेन करेंसी एसेट्स, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एसडीआर एंड लोन्स फ्रॉम फॉरेन कंट्रीज, लोन्स ऑफ फॉरेन कंट्रीज, फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड होल्डिंग्स ऑफ द आरबीआई एंड एसडीआर, यस, ये होते हैं हमारे इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में, बी इज राइट। फॉरेन करेंसी एसेट्स, लोन्स, फिर लोन नहीं होते भाई, गलत, ठीक है। वर्ल्ड बैंक नहीं, गलत। फॉरेन करेंसी एसेट्स, गोल्ड होल्डिंग्स एंड आरबीआई एंड फिर लोन्स इज गलत, वर्ल्ड बैंक नहीं। तो मतलब कहने का क्या है, इस बात का ध्यान रखें कि आरबीआई के पास देखो फॉरेन, अब जो हमारी फॉरेन एक्सचेंज है रिजर्व क्या होता है पहले बताओ, बताइए, इंडिया का FER फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या है, ठीक है। मतलब ये होता है हमारा जो आरबीआई है ना, आरबीआई के पास जनरली इंटरनेशनल कैपेबिलिटी एसेट्स होते हैं, क्या होते हैं, आरबीआई के पास रखे होते हैं इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल एसेट्स, ठीक है। ये कहाँ यूज़ होते हैं, जो यूज़ होते हैं हमारे एक्सटर्नल, जो हम विदेशों, जो विदेश है, मतलब जो अदर कंट्रीज़ हैं उनको हम पेमेंट करते हैं एक्सटर्नल पेमेंट्स में, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या क्या शामिल है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, FER के कंपोनेंट्स क्या क्या है बताइए। आप कहोगे सर एक तो है फॉरेन करेंसी, सेकंड पे आता है आपका गोल्ड होल्डिंग जो आरबीआई के पास है, ठीक है। एसडीआरस शामिल होते हैं इसमें, ठीक है। एसडीआरस में क्या, जो आईएमएफ के थ्रू एलोकेट किए गए हैं, जो रिजर्व थ्रू किए गए हैं, किसके, IMF के द्वारा एलोकेट किए गए हैं, ठीक है, वो, ठीक है, ये सब शामिल होते हैं। एंड एक होता है आपका रिजर्व ट्रेंच पोजिशन, RTP, ठीक है, इन IMF, इंटरनेशनल मनी फंड में, ठीक है। ये सब होते हैं आपके क्या, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में शामिल, ठीक है। ये बात आप लोग समझ गए होंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, और प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करें। सीएससी गुरुकुल सीसेट में किसी को प्रॉब्लम है तो मैंने लेक्चर डाले हुए हैं सीसेट के, मैथ के, जाके देखिए। विदाउट मैथ सीसेट निकलना आजकल थोड़ा मुश्किल हो रहा है, इसलिए मैंने आपको नंबर सिस्टम पूरा पढ़ा दिया है। मैथ के वहाँ से क्वेश्चन आपको 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ध्यान रखना इस पर, इससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू, गुड नाइट आप सभी को।